ओके, सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू चैप्टर का कोई मुझे नेम बताएगा क्या है? एनीवन, किसी को आइडिया कि मैम आज हम ये करने वाले हैं? किसी को भी नहीं पता? थोड़ा सा तो तैयारी करके आया करो यार कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नाम सुना है कुछ ऐसा? यस मैम। तो आज का हमारा जो चैप्टर है पढ़ रहा था आज का और आगे के कुछ लेक्चर्स का, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यार देखो, इस चैप्टर के नेम में ही ना आपको समझ आ जाएगा कि हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या देखने वाला है। स्ट्रेटजीज मतलब कुछ कुछ ऐसी प्लान्स होंगे, कुछ कुछ ऐसा हमने तैयारियां की है। वो किसके लिए तैयारी की है? एनहेंसमेंट, हमारे का किसका एनहेंसमेंट करना? फूड, हमारी इंडस्ट्री में जो आ रहा है, हमारे मार्केट में जो आ रहा है, हमारे घर में जो आ रहा है, उसकी क्वालिटी को बढ़िया किया है। हमारे को जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली एनिमल्स से, प्लांट से, उनकी क्वालिटी को अच्छा करके हमारे तक हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहुंचाया गया है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगे हैं, क्या क्या चीजें होती है, उसका बस ओवरव्यू इस चैप्टर में दे रखा है। बहुत इजी चैप्टर है, आपको ये सब कुछ पता है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बट अपन फिर भी चैप्टर दे रखा है तो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक टर्म आता है एनिमल हस्बेंड्री। नाम तो सुना ही होगा। यस मैम। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? हम हमारे जैसे काफी सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे बफेलो हो गया, काव हो गया, हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, इन सबको पालते हैं। और हम क्यों पालते हैं? अच्छे से है ना, इसके अंदर जितने भी फिशरीज वगैरह सब हो गई, ठीक है। इसके अंदर हमारे पोल्ट्री भी आ गए, जैसे बर्ड्स वगैरह जो हो गई वो भी आ गई, फिशेस वगैरह भी आ गई, एनिमल्स भी आ गए। हम इनको बेसिकली क्यों पाल रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि हम इनको पहले पकड़ेंगे, रखेंगे अपने पास, उनको खाना खिलाएंगे अच्छे से, उनकी क्वालिटी डेवलप करेंगे, फिर उनसे कुछ हम प्रोडक्ट लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर चलता है? एनिमल हस्बेंड्री में। आपने देखा होगा, आप कभी कभार आसपास दूध लेने भी जाते होंगे, किसी किसी के घर में जाते होंगे तो किसी के, है ना, वो होता है ना, किसी की गाय भैंस बकरी होती है आसपास, तो वो सब किस में आता है? एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या है? इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग। ब्रीड भी कराते हैं हम इसके अंदर। ब्रीड अलग अलग तरीके से कराते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराते हैं। ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक लाइक बफेलो, है ना, काउ, पिग, हॉर्स, शीप, सब आ जाते हैं यार इसके अंदर, गोट, सब आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये इसके अंदर हमारे, एक सेकेंड, इट इंक्लूड फिशरीज ऑल्सो, जिसके अंदर हम मछलियां पकड़ के रखते हैं ना, वो जो जिनको बोलते हैं मछुआरे, जो काम करते हैं, वो वाला काम है। ठीक है, अब इसके अंदर फिशरीज के अंदर बेटा क्या होता है कि इसके अंदर फिशेस को पकड़ते हैं, रखते हैं, फिर कभी कभार क्या होता है, फिश को हम मार्केट में भी लॉन्च करते हैं, वो काट काट के, आपने देखा होगा। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। चलो, अब ना हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। हम जहाँ पे इन एनिमल्स को रखते हैं वो वाला फार्म, और ये एनिमल्स, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बेसिकली चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, तो बस आप सुनते जाना कि यार ये कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि हम एनिमल्स को रख रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए उनका हाइजीन रखेंगे और उनका हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इस मैनेजमेंट में जो आता है वो आता है हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी तो सुनी होगी आप लोगों ने। यस मैम। तो डेयरी में आपको, चलो अब मुझे आप खुद ही बताओ कि डेयरी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखा जाता होगा। चलो, मैम दूध में एक तो मिलावट नहीं होनी चाहिए, जैसे पानी। और मशीनों में मैम जैसे चेक करते हैं ना, हम्म,
तो मैम वो चेक करते हैं कि पानी कितनी मात्रा में है या फिर कैसे मतलब दूध को सही रख सकते हैं। ठीक है, और देखो, दूध वगैरह से पहले यहाँ पे आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। फार्म जहाँ पे वो हमारा मिल्क बन रहा है ना, वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। वहां पे सबसे पहले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अगर बारे में बात करें तो जो एनिमल आप बोलते हैं ये अच्छी गाय का दूध है, ये बेरी बेकार बेकार गाय का दूध है, तो वहां पे जो क्वालिटी है, क्या बेटा, जो क्वालिटी है ना, उसका ध्यान रखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ एनिमल कैसा है जो इस दूध को दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनाने का कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे मेल और फीमेल को हम ब्रीड कराएंगे कि अच्छी क्वालिटी आए और वो काफी अच्छा दूध दे, जिसके अंदर काफी हाई अमाउंट में प्रोटीन वगैरह हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छी ब्रीड को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे अच्छी ब्रीड को हम पकड़ने वाले हैं। जैसे ही हमने अच्छी ब्रीड को पकड़ा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड? अच्छी ब्रीड का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है क्या होता होगा अच्छी ब्रीड? मैम जो ज्यादा दूध दे और उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो। वेरी गुड। हाई यील्डिंग पोटेंशियल, जो यार काफी ज्यादा हमें मतलब दूध देगी वो, और साथ ही साथ कंबाइंड विथ रेजिस्टेंस टू डिजीज। भैया अच्छा दूध दे रही है इसका मतलब ये थोड़ी साथ में बीमारी दे दे, बीमारी से भी तो दूर रहना है। यस मैम। है ना? तो ये दो चीजें हैं जो हम देखते हैं एनिमल में होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं कि वो बीमारी से भी दूर रहती है और दूध वगैरह भी बढ़िया देती है, तो मतलब बढ़िया ब्रीड है, और हम क्या प्रेफर करेंगे, इसी ब्रीड का हमें दूध मिले। और जैसे ही हमें कैटल्स ऐसे मिल जाते हैं, हम क्या करते हैं, उनको बढ़िया से रखते हैं, उनका प्रॉपर खाना वाने का ध्यान रखते हैं, उनको कोई बीमारी ना हो, उनके एनवायरमेंट की साफ सफाई भी रखते हैं, ऐसे नहीं उनके अंदर मक्खियां पनप रही है ना? इज दैट क्लियर? तो उनका वो जो बोलते हैं ना चारा, चारे को यहाँ पे बोलते हैं फॉडर। क्या बोलते हैं? फॉडर। उनके और चारा वगैरह बढ़िया होना चाहिए, एकदम बढ़िया, उसको क्वालिटी क्वांटिटी में मिलना चाहिए। ठीक है, पूरा यस क्लीनलीनेस का मैम, ध्यान थर्ड जा रखा रहा हूँ। जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो इस प्रोसेस में क्या होगा ना बेटा, कि पूरा ध्यान रखा जाएगा बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में। आपको क्या लगता है ये जो गाय वगैरह बांधते हैं, ये ऐसे ही कुछ भी करते हैं? ना, ये पूरा प्रोसेस होता है यार, इनका दूध निकालने से दूध डेयरी तक पहुंचाने का ना, इनका पूरा प्रोसेस होता है, जिनको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं करें तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अपन को लगता है इजी है, बट ये इजी नहीं है, पूरा एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है ये। ठीक है, गाय बीमार पड़ गई तो रेगुलेटरी है ना, डॉक्टर जो होते हैं, उनके वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनको दिखाना भी जरूरी है। समझ पड़ा बात? यस मैम। अब आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से आप क्या समझ रहे हो, आप बताओ, बोलो बोलो। जहाँ मैम पे जो मुर्गी पालते हैं, क्या? बर्ड्स, मुर्गी। वेरी गुड। अब ये बर्ड्स को हम किस किस काम में ले रहे हैं? देखो, हम या तो इसको दो काम में लेंगे, या तो खाने के काम में लेंगे, या फिर एग के काम में लेंगे। अग्री और नॉट? जो नॉनवेज लोग हैं वो बर्ड्स को खा जाते हैं, जो नहीं है मतलब हाँ मतलब जो है वो एग भी खा लेते हैं, उनको भी खा लेते हैं, और कुछ कुछ लोग एग भी खाते हैं। तो हम इनका ध्यान रखते हैं, इनको बढ़िया से पहले खिलाते पिलाते हैं। इसके अंदर सारे हमारे चिकन आ जाते हैं, डग्स आ जाते हैं, टर्की गीज वगैरह सब आ जाते हैं। हम इनको बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं और इनको इतना कर देते हैं कि भैया मार्केट में आप लॉन्च होने के लिए रेडी हो जाओ। तो देखो, यहाँ पे भी जब ये सारा प्रोसीजर कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसानों को भी क्या चाहिए, बढ़िया वैरायटी का बोलते हैं ना, यार ये मीट अच्छी वैरायटी का है, ये मीट बेकार वैरायटी का है। तो वो अच्छी वैरायटी क्या है, कि वो एक, अगर हमारे ह्यूमंस तक भी अगर जो नॉनवेज पहुंच रहा है, वो जो पहुंच रहा है वो हमेशा डिजीज फ्री होना चाहिए। है ना? ऐसा नहीं उस बर्ड को ऑलरेडी कोई बीमारी थी तो क्या हम खा लेंगे उसे? नहीं खाएंगे। मैम तो सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री बर्ड होनी चाहिए, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बनी होनी चाहिए। है ना? और उसको खाना वाना उस वक्त अच्छा मिलना चाहिए, उसका हाइजीन अच्छा होना चाहिए, तभी वो खुद भी अच्छी होगी और जो एग का क्वालिटी है वो भी उसका अच्छा होगा। कभी कभार कैसा होता है कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म में आपने देखा होगा कि यार कभी कभार बीमारी आ जाती है। बीमारी कौन सी? आपने बहुत एक फ्रीक्वेंटली नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू। सुना है? यस मैम। ये एक होता है वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है बर्ड फ्लू? एक वायरल इन्फेक्शन होता है और ये काफी तेजी से फैलता है। और ये एक वायरस होता है जिसका नाम है H5
H5N1 वायरस, ये इसके थ्रू होता है बर्ड्स के अंदर, H5N1 वायरस के थ्रू। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है बर्ड्स में तो वो उनकी एग की क्वालिटी को खराब करता है, उनका मीट का जो क्वालिटी है उसको भी खराब करता है। तो काफी ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारे वायरस वगैरह है इनसे इनको दूर रखा जाए। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब आते हैं हम एनिमल ब्रीडिंग। अब आपके दिमाग में क्या है एनिमल ब्रीडिंग से, चलो बताओ, बोलो बोलो। एम एट इंक्रीजिंग द, ये बहुत सिंपल सा टर्म है, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल्स को ब्रीड करा रहे हैं, बहुत Yes. ऑब्वियसली बात है ना। ये इतना तो बोलो कम से कम कि यार देखो ये जो एनिमल्स है हम उनको ब्रीड कराएंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम क्यों ब्रीड कराएंगे, ताकि हमें उसकी यील्ड अच्छी करनी है और हमें उसकी क्वालिटी जो वो प्रोडक्ट देगा है ना वो अच्छी करनी है। ठीक है, Yeah. एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। समझा बात? यस मैम। ठीक है, तो यार अब जो है ना क्वालिटी हर रिस्पेक्ट में अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं जो ब्रीडिंग है उसके कुछ टाइप्स बताने चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी जो ब्रीडिंग होती है वो मेजरली दो टाइप की होती है, एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। क्या होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। समझे बात? इन ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग बिटवीन, किसके बीच में होगी, सेम ब्रीड जो होती है ना, सेम ब्रीड उसके बीच में होती है। और आउट ब्रीडिंग होती है बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, जो अलग अलग ब्रीड के बीच में होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। जैसे इन ब्रीडिंग जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, काफी जो इंडिविजुअल है सेम ब्रीड के अंदर मेटिंग कराता है, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली, जो काफी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं सेम ब्रीड के, विद इन सेम ब्रीड, उनको हम मेट कराते हैं। जैसे इसके अंदर है ना एक लिया जाता है सुपीरियर, मतलब उस ब्रीड का, एक ब्रीड का सबसे सुपीरियर मेल लिया जाएगा और एक ब्रीड की सुपीरियर फीमेल ली जाएगी, उनको मेट कराया जाएगा। कितनी जनरेशन तक, कितनी जनरेशन तक? 4 से 6 जनरेशन तक। वेरी गुड। सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, ऑब्वियस सुपीरियर क्वालिटी लेंगे ना, अपन कुछ करवा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, तो बेकार थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी लेंगे, हमें अच्छी क्वालिटी लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सुपीरियर मेल लेंगे और सुपीरियर फीमेल लेंगे ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमने 4 से 6 जनरेशन तक सेम चीज कराई। तो क्या आपको नहीं लगता जब 4 से 6 जनरेशन हमने सेम क्वालिटी सेम प्रोसेस किया है, तो जो हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए वो इवेंचुअली इन द एंड 4 से 6 जनरेशन बाद अपने आप शो होने लगेगी। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर भी होगा वो कंटिन्यूसली बार बार एक्सपोज हो रहा है, वो भी आ जाएगा जो हमें चाहिए। हाँ कि ना? यस मैम। और हमारे को इससे ये भी पता पड़ जाएगा जो लेस डिजायरेबल है, हमें जो नहीं चाहिए, हम उसको ना करवा के उस पूरी ब्रीड से ही हटवा देंगे, है कि नहीं? तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज कुछ ऐसे हुआ, इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी की मतलब सेम जो पर्टिकुलर हमें होमोजाइगस ट्रेट चाहिए, लेट से मुझे चाहिए कि यार इसका ना बल्क अच्छा होना चाहिए, इस ब्रीड का काफी हट्टी खट्टी होनी चाहिए, तो अब मैं सेम वो चलाती जा रही हूँ, तो एक टाइम आएगा कि जब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इन द एंड वो रिजल्ट आ जाएगा कि अब ब्रीड ही ऐसी बन चुकी है कि इनका बल्क ही अच्छा है। ठीक है, यस मैम। यूज्ड टू डेवलप प्योर लाइन्स। हमने प्योर लाइन पढ़ा था मेंडल के अंदर कि आप उसको कंटिन्यूसली है ना क्रॉस करवाते जाओगे तब भी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक आगे जाके बदलेगा नहीं, याद आ रहा है प्योर लाइन? तो ये प्योर लाइन डेवलप करने में काम में आता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। और साथ ही साथ इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव
genes that are eliminated by selection. हम सिलेक्शन करके हार्मफुल जीन्स को क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन, जो मैंने अभी आपको समझाया, इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स and elimination of less desirable genes. Is that clear? Yes, ma'am. Yeah. क्लियर है. तो ये हो गया इनब्रीडिंग के बारे में. अब मैं बात करती हूँ आउटब्रीडिंग के बारे में. इनब्रीडिंग सेम ब्रीड के बीच में, आउटब्रीडिंग किसके बीच में होगा, डिफरेंट. किसके बीच में होगा मैम? डिफरेंट ब्रीड डिफरेंट ब्रीड या अनरिलेटेड ब्रीड के अंदर. डिफरेंट ब्रीड बोल दो या अनरिलेटेड एनिमल बोल दो, इसको भी 4 से 6 जनरेशन तक हम कराएंगे. अब बेसिकली ना ये 3 टाइप की होती है. एक होती है आउट क्रॉसिंग, ठीक है, एक होती है हमारे क्रॉस ब्रीडिंग और एक होती है इंटरस्पेसिफिक. तो हम पहले एक एक को देखते हैं. सबसे पहले आउट क्रॉसिंग. आउट क्रॉसिंग से आपको क्या समझ आ रहा है, देखो आउट क्रॉसिंग को ध्यान से सुनना. इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम ब्रीड के अंदर कराएंगे, बट इनके जो एंसेस्टर्स होंगे ना वो कॉमन नहीं होंगे. जैसे ये जो इनब्रीडिंग था ना, इनका सेम ब्रीड था पर इनके एंसेस्टर्स भी कॉमन थे. आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम है पर इनके एंसेस्टर्स अलग है. ठीक है, ओके. बट डिफरेंट एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन. एंसेस्टर्स मतलब तो पता ना, पूर्वज. यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. तो अब जैसे आउट क्रॉस क्यों किया जाता है, कि जैसे मेरे को मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तब मैं इसको कम में ले सकती हूँ कि मेरे को ऐसी ब्रीड चाहिए जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, वो मेरे को सेम ब्रीड के अंदर मिल रही है. और अगर मेरे को उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ाना है तो मैं इसको कम में ले सकती हूँ. साथ में अब सेकंड आता है एक क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस से आप क्या समझ रहे हो, अनदर ब्रीड. बेटा 2 ब्रीड, अलग अलग ब्रीड के बीच में करवाया जाएगा. सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ डिफरेंट, किसकी, अलग अलग ब्रीड का. ठीक है, क्रॉस हो रहा है, अलग अलग हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कब करवाते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करवाता है. कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे आपने देखा होगा, वो नहीं बोलते हम खच्चर जिसे बोलते हैं, हिजारडेल. हिजारडेल बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं, है ना. हिजारडेल तो शीप की वैरायटी है. मूलफ्रूट तो बोलते हैं मैम. हाँ, राइट. और एक और जैसे बोलते हैं पंजाब में, एक और नया इन्होंने बनाया है काउ का वैरायटी जिसको बोलते हैं बीकानेरी इविस. और अगर आपको एक बार और एक और है, एक मरीनो रेम्स. इन सबको हमने कमर्शियल पर्पस के लिए ना बनाया. अगर आपके में आ जाए कि हिजारडेल, बीकानेरी इविस, ये आपको समझ आ रहा है जो मैंने लिखा है, बीकानेरी इविस एंड मरीनो रेम्स, ये क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई गई है. किससे बनाई गई है, क्रॉस ब्रीडिंग से. क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हिजारडेल किससे बनाई है, आउट क्रॉस से, इन क्रॉस से, क्रॉस ब्रीड से, इंटरस्पेसिफिक. तो आपको लिखना है इट्स क्रॉस ब्रीडिंग एग्जांपल. ठीक है, यस मैम. ओके. फिर थर्ड आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. क्या आता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. अभी तक हम सिर्फ ब्रीड की बात कर रहे थे. अब हम क्या करेंगे, सीधा हमने डिफरेंट ब्रीड छोड़ो, हमने तो स्पीशीज ही चेंज कर दी. अब क्या करेंगे, सॉरी बेटा, आपने जो म्यूल बोला था ना वो यहाँ पे आएगा, है ना, म्यूल यहाँ पे आएगा. yes, वो मरीनो रेम्स था. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने स्पीशीज ही चेंज कर दी. ठीक है, तो स्पीशीज चेंज करने के बाद हमने क्या बनाया, एक स्पीशीज का मेल लिया और एक स्पीशीज की फीमेल ली और हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया. एग्जाम्पल क्या है हमारा, म्यूल. इज दैट क्लियर?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब देखो, जब तक हम आउट क्रॉस करा रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड में करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में करा रहे हैं, तो ठीक है। पर ये एक आप देख रहे हो, जैसे जब मैंने इन ब्रीडिंग करवाया था, तो यहाँ पे टर्म आता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। यार क्या आप मानते हो, देखो अगर इन ब्रीडिंग कंटिन्यूसली मैं सेम ब्रीड में करवाती जा रही हूँ, सेम ब्रीड में करवाती जा रही हूँ, कभी कभार हो सकता है ना हमेशा अच्छी चीजें ही बाहर ना आए। कभी कभार होता है कि यार इतना सेम स्पीशीज में आप करवाते जा रहे हो कि एक टाइम पे वो क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी भी नहीं आ रही है, उसकी क्वालिटी भी खराब होती जा रही है क्योंकि उसको वेरिएशन नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ वो अनफर्टाइल भी होती जा रही है धीरे धीरे। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है। यस मैम। समझ पड़ा बात? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो नहीं ना? आगे बढ़ू मैं? यस मैम। यस मैम। अब ना एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बताओ क्या होता है? मैम मेल मैम से फीमेल सेलेक्ट को करके आर्टिफिशियली उसको फीमेल की इंसेक्शन की बॉडी मदद में से डाल हम फीमेल देते में हैं। डाल देंगे। वेरी गुड। इसके अंदर क्या करेंगे? हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे। सीमेन को कलेक्ट करेंगे कहाँ से? ऑब्वियसली बात है, मेल के अंदर। और सीमेन को मेल से कलेक्ट करके हम किसके अंदर डालेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। और हम वो उसका सीमेन लेंगे उस मेल का जिसके अंदर हमें डिजायर्ड क्वालिटी है, डिजायर्ड जो हमें चाहिए, ठीक है वो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। फिर एक टेक्निक आती है MOET, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। किसी को इस टेक्निक के बारे में पता है? देखो अब क्या होता है, ये सबसे पहले किसके अंदर की जाती है? काऊ के अंदर की जाती है, गाय के अंदर की जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम? काऊ को क्या देते हैं? एक हार्मोन देते हैं जिसका नाम है FSH हार्मोन। आपने सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यस मैम। हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है? जैसा कि हमने आपने पढ़ा है कि FSH क्या करता है? फॉलिकुलर मेच्योरेशन करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अपन ने? यस मैम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो बेटा हम काऊ को क्या एडमिनिस्टर करेंगे? FSH। फॉलिकुलर मेच्योरेशन होगा, और फॉलिकुलर मेच्योरेशन की वजह से जो हमारे नॉर्मल स्पीड से FSH वैसे तो उसकी बॉडी में है, तो जिस स्पीड से उसके ओव्यूलेशन होता है वो तो होता ही है, पर हम अलग से FSH डाल रहे हैं जिसकी वजह से जो फॉलिकुलर मेच्योरेशन है वो और जल्दी होता है। ओव्यूलेशन की जगह क्या हो जाता है? सुपर ओव्यूलेशन। क्या होता है? सुपर ओव्यूलेशन। तो अब क्या होता है, जहां पे एक एग बनना चाहिए था, ठीक है, क्या बनना चाहिए था? मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं? अच्छा नहीं, चलो यहाँ पे कर देते हैं इसको। जहां पे एक एग बनना चाहिए था, हाँ क्या ना, इंस्टेड ऑफ 1 एग, यहाँ पे बेटा क्या बन जाएंगे? कितने एग बन जाएंगे? 6 से 7 8 एग्स बनते हैं, क्योंकि हमने बहुत तेजी से सुपर ओव्यूलेशन करवाया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, काऊ के अंदर 6 से 8 एग बन गए हैं, तो अब वो 6 से 8 जो एग है उसको हम क्या करवाएंगे? फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज करवाते हैं। और हम उसको क्या करते हैं? 8 to 32 सेल स्टेज जो होती है ना, उस पे हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं फीमेल से। मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि एक स्टेज आती है, पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 8, फिर 8, फिर 16, फिर 32। मैंने बताया था आपको। यस मैम। तो 8, अब जैसे 6 से 8 एग बने हैं, अब 6 से 8 सारे के सारे क्या करेंगे? अपने ना क्या नाम है, क्लीवेज करना स्टार्ट करेंगे। वो क्लीवेज करेंगे तो 8 से 32 वाली जो स्टेज होगी, तब उनको क्या करेंगे? हम फीमेल से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब इतने सारे हैं, 6 से 8 है एग है, तो हम 6 से 8 एग हर एक
दूसरी कोई जो काउ होगी, फीमेल सरोगेट जो होगी ना, फीमेल सरोगेट, जो सरोगेट जो होती है, जो सिर्फ मतलब जिसके अंदर हमने एग डाल दिया, अब वो क्या करेगी, उस एग को पूरा डेवलप करके बाहर प्रोड्यूस करके दे देगी। ठीक है, यस मैम। हमने क्या किया, फिर से मैं बता देती हूँ। देखो, हमने काउ को एफएसएच हार्मोन दिया, एफएसएच देने की वजह से उसका फॉलिकुलर मैच्योरेशन हुआ काफी तेजी से, यानी कि उसके अंदर ओव्यूलेशन के वक्त जहां पे एक एग प्रोड्यूस होना चाहिए था, अब वहां पे 6 से 8 एग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब जो 6 से 8 एग है, सारे के सारे क्लीवेज स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करेंगे, और स्टेट 232 सेल स्टेज जब होगी तब उस एग को हम निकाल लेंगे। अब 6 से 8 एग है, तो 6 से 8 कोई दूसरी काउ फीमेल जो होगी उनके अंदर एक एक डाल देंगे, और सब एक हमारे एक नया वो बना देंगे, गाय का जो बेबी होता है, बछड़ा जिसे बोलते हैं, वो बना देंगे। ठीक है, अब वो वहां से रिलीज हो जाएंगे। हमें क्या मिल गया, एक कम स्पीड में, जहां पे हम एक टाइम में, एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, एक गेस्टेशन पीरियड में हमें जहाँ पे एक मिलना चाहिए था, वहां पे हमें 6 से 8 बच्चे मिल गए। हाँ मैम। मिले नहीं मिले? यस मैम। अरे मिले नहीं मिले? अनुष्का, आयुष, मनोज, मोहित, शिवम, यस मैम। सौरभ, स्नेहा, वैभव, ठीक है मैम, मिल गए। यस मैम। यस मैम। मिले नहीं मिले कि मैं वापस Yes, मिलवाऊं? यस मैम, मिल चुके। मिल गए। मिल गए। नहीं मिले तो बता दो, मैं वापस मिलवाती हूँ। मैं 2 बार पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इनको बछड़े मिल भी पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? मैम मिल गए। मैम मिल गए। मिल गए। चलो, बढ़िया। क्या है यार, आप लोग भी सही बता रही हूँ, एक एक को मैं गाय के सामने छोड़ के आऊंगी जब तक तो मैं गाय उड़ा ना दे। मैम हाँ, बोलो बोलो। मैम सब सो रहे थे। सब सो रहे थे? हाँ, यहाँ पे सत्यनारायण की कथा चल रही है, मैम तो मैम, पागल वैभव भी बोलती सो रहा होगा। रहेगी, वैभव बोल रहे हैं ना, वैभव भी सो रहा होगा। है ना? अरे इस निगम नहीं आया क्या? मैम आया हूँ मैं। मनोज नाम से जॉइन हुआ ना मैम? है। मैं हर रोज इसी नाम से होता हूँ। ठीक है ये ठीक कभी है, मनोज मतलब नाम मेरे को से कोई ज्वाइन मिला करना नहीं है, जिसको कभी मैं निगम डांट से। सकूं, मुझे कोई चाहिए था डांटने के लिए, तो फिर मेरे को फील हुआ निगम की कमी। ठीक है, मैम कभी ये मनोज नाम से ज्वाइन होता है, कभी निगम नाम से ज्वाइन होता है। अरे इसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इसके पास। ठीक है, चलो अब ना तो क्या है, मोबाइल खाली से ज्वाइन कर लेती। चलो अब क्या है कि यार देखो, इसके अंदर हम ये सारा प्रोसेस क्यों करवा रहे हैं, देखिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें 6 से 8 है ना गाय के बछड़े हैं वो मिल चुके हैं, बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे फीमेल जो होती है, फीमेल कैसी होनी चाहिए, हाँ हमारे यहाँ पे हाई क्वालिटी वाली। कैसी हो, सॉरी, जो फीमेल है वो कैसा होगा, कोई मुझे बता सकता है? हाई मिल्क यील्डिंग, हाई मिल्क यील्डिंग। ठीक है, और जो मेल है वो कैसा होगा यहाँ पे, हाई क्वालिटी वाला, जिसका जो मीट है वो कैसा होगा, लीन मीट विथ लेस लिपिड। हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक वाले को मेट करवाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को Yes. कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बी कीपिंग। बताओ क्या होता है बी कीपिंग? मैम मधुमक्खी से हनी शहद बी बनाना। को पालना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बी कीपिंग को, और एक और टर्म आता है एपीकल्चर। एपिकल्चर। एपीकल्चर। मधुमक्खी को पालने को या उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसको हम कहते हैं बी कीपिंग। ये हर कोई नहीं कर सकता कि आज निकल पड़ा निगम की, आज मेरी मर्जी है, आज मैं मधुमक्खियां पालूंगा। नहीं, ऐसा क्या होगा, ऐसे ही करने जाएगा तो मधुमक्खियां इसको काट काट के सुझा देंगी, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए पूरी एक नॉलेज चाहिए होती है, पूरा उनका स्टडी चाहिए होता है, जो बहुत कम लोगों के पास होता है, और ये वही लोग कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्यों करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं बी कीपिंग की, भैया वो तो मधुमक्खी तो खा जाती है, फिर भी हम उनको पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारी इंडस्ट्री में ना हनी का एक बहुत डिमांड है।
हनी बहुत ज्यादा मिलता है। और हनी जो है उसके अंदर एक चीज होती है, उसका ना हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, हाई न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, इसलिए हम हनी को काफी ज्यादा काम में लेते हैं। और साथ ही साथ ये मेडिसिन में भी काम आता है काफी जगह, ठीक है। इसीलिए हम बी कीपिंग करते हैं, एपीकल्चर करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ना बी वैक्स भी इसका काम में आता है। जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री होती है ना, कमर्शियल के सॉरी कॉस्मेटिक, आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाओगे, आप काफी सारे कॉस्मेटिक पे देखोगे किसके अंदर बी वैक्स है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो क्या करता है, बहुत पॉलिश और शाइन देता है। आप कभी कभार वो देखोगे, बॉडी बटर आता है ना बॉडी पे लगाने के, या फिर हेयर में लगाने के वो आते हैं, दैट मास्क आते हैं, उसके अंदर बोलते हैं बी वैक्स है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और हर चीज को ना बहुत स्मूथ स्मूथ बना देते हैं। तो इसीलिए भी इनको काम में लिया जाता है हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कौन सी कॉमन स्पीशीज है जिसको हम पालते हैं? कोई नाम बताएगा मेरे को मधुमक्खी का? एपिस इंडिका। क्या नाम है? एपिस इंडिका। इसको हम पालते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिसका ना ध्यान में रखना चाहिए जब हम बी कीपिंग करते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफ नेचर एंड हैबिट ऑफ बी, ठीक है। अगर आपको उनका बीज का क्या हैबिट है, उसका नेचर नहीं पता है, तो क्या होगा, वो आपको काट के भगा देगी, ठीक है। और फिर हमारे को क्या करना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल लोकेशन फॉर बी हाइव्स। बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी का छत्ता। कि मतलब ऐसा नहीं कि मधुमक्खी का छत्ता कहीं भी लगा दिया कि निगम अपने घर के नीचे लगा के बैठ गए कि मेरे को मधुमक्खी पालनी है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत कहीं अलग से दूर हमने लगाया क्वीन जाता होती है। है ना इसमें मधुमक्खी में, तो जहाँ पे क्वीन होगी वहां पे ज्यादा मधुमक्खी आ जाएंगी। हाँ, है ना, मैं बोल रही हूँ इसका बचपन से इंटरेस्ट है इन चीजों में, इसलिए मैंने निगम का नाम बोला, ठीक है। तो अब जो क्या है ना, मधुमक्खी जो है वो कहीं भी नहीं पाली जाती। हम इनको प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसे एरिया में हो जहाँ पे ना फार्मिंग वाला, फूल ज्यादा हो, फूल ज्यादा एग्रीकल्चर वाला एरिया ज्यादा हो, एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा हो। तो ये कहीं शहर से थोड़ा सा दूर ही किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लावर ज्यादा होता है, तो वो बढ़िया से एकदम से नेक्टर भी ले पाती है। वो उनको बोलते हैं ना कि वो खुद को देती है नेक्टर और रिवॉर्ड वगैरह, ये सारा वाला जो प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है 11th में, वो सारा काम कर पाती है अच्छे से, मैम ठीक है। 12th में ही है। समझ पड़ा? यस मैम। फिर अब होता है कि अब मैनेजमेंट जो है, इसका मैनेजमेंट सिलेक्शन तो आपने कर लिया, अब इसके अंदर क्या करना है, इसका मैनेजमेंट भी तो करना जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट सीजन में, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि किस सीजन में हमें इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है, ठीक है। फिर हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें हनी और जो बी वैक्स है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो ये सारी बी कीपिंग के बारे में बात हो चुकी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है फिशरीज। क्या स्टार्ट होता है? फिशरीज। कोई मुझे बताएगा फिशरीज में क्या होता होगा? फिशेस को पालते हैं। मछली को पालते हैं। ठीक है। मैम फिश जहाँ के अलावा भी और एक किसी को भी पाला जाता है, जैसे कि क्रैब को और लॉबस्टर्स को, ऑयस्टर्स को, इन सबको भी पाला जाता है। इनमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको पाला जाता है। ठीक है, देखो गुड। फिशरीज के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो फिश है, एक्वेटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनका बिल्कुल सवार के रखते हुए हम उनको पकड़ते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? फिश को, फिश के प्रोडक्ट को, या फिर एंड अदर एक्वेटिक एंड अदर, बाद में, एंड अदर एक्वेटिक
फूड्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी कैचिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मार्केटिंग Yes, मतलब ma'am. बाजार में जाकर उनको बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना बेटा सारी आ जाती है, जैसे फ्रेश वाटर फिश हो गई, जिसके अंदर हम बोलते हैं फ्रेश वाटर फिश बोले, रोहू कतला नाम सुना आपने, एक रोहू फिश हो गई, कतला हो गई, कार्प्स हो गए हमारे, ये सब का हम इसके अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मरीन फिश के बारे में बात करें तो मरीन फिश के अंदर हमारे जैसे आ गई हिल्सा, मैकरेल, ये जो सारी फिशेस है ना ये सब यहाँ पे आ जाएगी। पॉम्फ्रेट्स होते हैं, है ना, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे, हम इनको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, बेचेंगे। शेलफिश सब आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसका एक और फायदा है कि ये सारा प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से काफी सारे जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको जॉब मिली हुई है ना। नहीं तो बेचारे वो लोग क्या करते हैं, तो बढ़िया इनको ऐसे मछलियां पकड़ पकड़ के बेचते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है, हाँ चलो मुझे बताओ एक्वा कल्चर क्या होता है? व्हाट इज एक्वा कल्चर एंड पिसी कल्चर? थोड़ा सा दिमाग मैम लगाओ। मैम जैसे बायोडिवर्सिटी होती है ना, उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स को पाला जाता है, वैसे ही ये होता है इसमें ना। जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे कि पॉन्ड फिशेस, डॉल्फिन, इन सबको है ना पाला जाता है इसमें। वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, किसने बोला ये आंसर? मैंने अरे शिवम। मैं हाँ, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम कमर्शियल पब्लिक जो भी पर्पस है उसके लिए पाल रहे हैं अच्छे से, बढ़िया से। इज दैट क्लियर? यस मैम। इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, कैसे एनवायरनमेंट? कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल बोल दो, रिक्रिएशनल बोल दो, ठीक है, या फिर पब्लिक पर्पस के लिए बोल दो। अब मेरे को ये बताओ पिस्सी कल्चर क्या होता है? व्हाट इज पिस्सी कल्चर? इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। शिवम? पिसी कल्चर वो होता है जिसके अंदर हम फिश को ग्रो करते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो हम इसको बस रख रहे थे, यहाँ पे हम प्रॉपर क्या करेंगे बेटा, फिश को ग्रो करेंगे। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फिश। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। मैम इसमें ग्रो करेंगे मतलब कि लैब में बनाएंगे या फिर? मेट वगैरह भी करवाने का जो भी प्रोसेस है, जिस भी तरीके से वो करवाएंगे, है ना। तो और फिर हम उसको बोलेंगे एंड यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस। इसके अंदर हमारा है ना इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा होगा पिसी कल्चर में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए मैं वो रखूंगी और उसी को सब कुछ करवाते हुए बनाऊंगी और मार्केट में लॉन्च करूंगी। ठीक है, यस इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नो मैम। नहीं है ना? No, ma'am. तो आगे बढ़ जाए फिर। Yes, ma'am. अब जहाँ पे एक टाइम आपने सुना होगा, एक नाम सुना है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारे जो खाने का है, उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था, उसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था। तो वहीं पे जब हमारा फिश का इंक्रीज, फिश प्रोडक्शन, जब फिश का प्रोडक्शन बढ़ता है, उसको हम कौन सा रेवोल्यूशन बोलते हैं? एनीवन? यस मैम। क्या ब्लू yes रेवोल्यूशन। नहीं, ये कौन था यस मैम वाला? मैम कुछ भी नहीं। ऐसे उठा के फेंकोगे ना निगम बाहर, मैं बोल रही हूँ कि कौन सा रेवोल्यूशन बोलते हैं तो बोलते हैं यस मैम।
बस इसने ये सोच रखा है क्लास में Blue जाऊंगा माइक revolution ऑन करूंगा, बोलते हैं। यस 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 बोलता रहूंगा, नो मैटर नो व्हाट। मैम नो। मैम अब ब्लू नो बोल देगा। रिवॉल्यूशन। मैम ब्लू रिवॉल्यूशन। किस रेवोल्यूशन होगा? वेरी गुड। तो ये कौन सा रिवॉल्यूशन है? ये है ब्लू रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? मैम क्या? व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? मैम पॉइंट वो मिल्क का, मिल्क का। मिल्क प्रोडक्शन। वेरी गुड। ये तो पता होना चाहिए यार, एक बच्चे को पता है। ये तो हम बहुत, जिसे बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ लेते हैं यार, ये तो जीके की चीज है। क्या बात कर रहे हो? मैम बचपन में बहुत कम याद रहता है मैम। बचपन में बेटा मैम आपने लंगड़ी टांग खेलना सीखा था? सतोलिया खेलना सीखा था? मैम आपने मारम पिटा खेला मैम कभी? सितोलिया खेलना सीखा था बचपन में? मैम क्या? सितोलिया। मैम मैम ये नो क्या है? मैम, उसके बाद जो मैं बॉल बता से दूंगा। मारना ना वो हाँ सीखा था। वो तो याद है तुम्हें। हाँ, क्रिकेट खेलना सीखा था? हाँ मैम Yes, खेलना मैम। सीखा, सब सीखा है। हम लोग तो अभी खेलते हैं। मैं अब तो खेल। अब कितनी आवाजें निकल रही है सबकी, कितनी आवाजें निकल रही है। सच्ची बता रही हूँ, मैं उठा उठा के पटकूंगी तुम लोगों को। मैम आपने कंचे खेलना सीखा था बचपन में? हाँ खेला था मैंने, बहुत खेलती थी मैं, कभी नहीं जीतती थी। नाइस ठीक है। मैम। और मैं सितोलिया बहुत खेलती थी, मैं बहुत पिटाई खाती थी, बहुत। मैम हम तो 11वीं में खेलते थे, शिवम से पूछ लो। सही है सही है सही है। मैं सब खेलती थी, सबके अंदर इन द एंड। मतलब एक मैं तुम्हें बताती हूँ, स्कूल में है ना, एक तो ना स्पोर्ट्स भी होता था हमारे। मैं हर रेस में पार्टिसिपेट करती थी यार, मेरा ये फिक्स था। मैं हर रेस में पार्टिसिपेट करती थी, नो मैटर व्हाट, स्पोर्ट्स में। और ये आज तक की ना हिस्ट्री रही है, मैं एक रेस में नहीं जीती हूँ, पता है? हमें पता है। क्या पता है? उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो ऐसा था, मतलब जीतते नहीं थे बट फिर भी फन होता था वो, ठीक है। मैम इसके लिए भी आपको एक मेडल मिलना चाहिए फिर तो। हाँ यार, नहीं दिया मेरे को, नहीं दिया मेरे को आज तक ना। मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगी, मेरे पास इतने सारे मेडल पड़े हैं, इतने सारे मेडल। वो सारे मेरे को मेरी पढ़ाई के लिए मिले हैं बस, ठीक है। पर मेरे को आज तक स्पोर्ट्स और इन सब एक्टिविटीज के लिए नहीं मिले मेरे को। और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरे को उसके लिए मिले थे। मैम मुझे बस चॉकलेट और बिस्कुट मिला है स्पोर्ट्स के लिए, और कुछ नहीं। बस यही करोगे तुम? क्रिकेट खेलो, फिर इंडिया के लिए खेलो वहां पे जाके। मैम बायो इसके लिए थोड़ी ली है, क्रिकेट के लिए डॉक्टर बना चलो बचपन से। अच्छा अच्छा। अब आते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग से क्या समझते हो आप? मैम दो डिफरेंट plant स्पीशीज breed के वाले। प्लांट को मिला देते हैं उसमें, इसमें ना ग्रीन रेवोल्यूशन में हेल्प होती है बहुत। वेरी गुड। हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की वेराइटीज को मिलाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी किसी एरियाज में ना बहुत अच्छी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, किसी एरियाज में नहीं होती। हम बोलते हैं कि ये जमीन उपजाऊ है, ये जमीन उपजाऊ नहीं है। देखा है आपने? यस मैम। सुना है ना? तो वही उपजाऊ नहीं उपजाऊ का यही सीन है कि यार, मतलब ये आखिर सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि जो ज्यादा उपजाऊ है वहां पे बढ़िया एकदम सब है ना, क्या नाम है, हमारे प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो करते हैं। और जहाँ पे नहीं करते वो नहीं, मतलब नहीं करते, यील्ड अच्छी नहीं होती। तो वो फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। फिर रखा जाता है कि हम जैसे इंसान, अगर हम एनिमल्स बना दे रहे हैं, तो क्या हम प्लांट्स नहीं बनाते? प्लांट्स भी तो हम अपने हिसाब से डिजायर कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और एक सीड में बनाते हैं और एक बढ़िया प्लांट हो जाता है। तो आप क्या मानते हो, प्लांट में आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगी अच्छी अच्छी, बताओ। मैम उससे मेडिसिन बन जाए, अगर वो जैसे कि किसी खाने पीने की अगर वो उससे रिलेट करता है, तो उसमें जो ग्रो कर रहे हैं हम लोग उसकी है ना, प्रोटीन वगैरह भी उसमें ज्यादा हो। न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी होनी चाहिए। प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं उस पर आगे हर कोई कीड़े वीड़े लग जा रहे हैं। वो इतना टफ एंड रफ एंड टफ होना चाहिए कि बाढ़ बाढ़ आ जाए तो खुद को अच्छे से वहीं पे सहनशीलता से, है ना, वहीं पे टिका रह पाए। और हमारा न्यूट्रिशन उसमें इतना ज्यादा हो कि हमारे वो काम में आ पाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर ध्यान रखती हैं, और उसके हिसाब से हम बीज बनाते हैं और ब्रीड करवाते हैं। और वो मतलब उसका ग्रोथ रेट काफी अच्छा हो। ऐसा नहीं कि वो एक फूड को बनाने में सालों साल ले रहा है, नहीं। हम चाहते हैं कि यार हमारे मार्केट में जल्दी जल्दी चीजें आए, जल्दी जल्दी हमारे पास पैसा आए, तो हम कुछ ऐसी चीज भी करेंगे। जब हम एनिमल्स में, जैसे काऊ में, इतने से एक टाइम पीरियड में एक साथ इतने सारे बच्चे बनवा दे रहे हैं, तो हम प्लांट्स में भी तो कर सकते हैं ऐसी काफी सारी चीजें। तो एक टाइम था 1960 का, जब बहुत फास्ट ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ था, ड्रामेटिक इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। किसमें?
फूड प्रोडक्शन में ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ था, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। यही है वो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके बारे में बार बार बात होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब जैसे प्लांट की हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती होगी, क्या क्या मतलब प्रोसेस क्या रहता होगा प्लांट की ब्रीडिंग कराने में, आपको क्या लगता है? दिमाग लगाओ, जनरल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हम उसको पहले ढूंढेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे, हाँ के ना? यस मैम। तो हमें कंफर्म हो गया कि यही है, बहुत सारी क्वालिटीज में हम उसके अंदर पेरेंट्स डिसाइड कर ले रहे हैं कि हाँ एक ये मेल रखने वाले हैं, हम ये फीमेल रखने वाले हैं, हमने पेरेंट्स डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पेरेंट्स डिसाइड करने के बाद हम उसके अंदर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? यस मैम। हाँ के ना? यस मैम। तो आप जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे उसके अंदर फिर उसके कुछ रिजल्ट्स बनकर आएंगे। तो अब जो रिजल्ट्स भी काफी तरीके के बनकर आएंगे, ऐसा थोड़ी कि मम्मी पापा अच्छे हो तो सारे बच्चे अच्छे हो जाए, कुछ बच्चे बेकार भी होंगे, तो जो बेकार बच्चे उनको हटा दो, जो अच्छे बच्चे हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे और हम उनको आगे की तरफ उनको टेस्ट करेंगे कि भाई ये सच में अच्छे है कि नहीं अच्छे हैं। अच्छे हैं तो फिर हम उनको सारे जो प्रोसीजर से पास ऑन करके हम क्या करते हैं, मार्केट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट को मैन्युपुलेट करते हैं। बेसिकली जब हम वो देख रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर भी हमने क्या बोला था, हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम मैन्युपुलेट कर रहे हैं। किस लिए मैन्युपुलेट कर रहे हैं? पर्पसफुल मैन्युपुलेशन ऑफ प्लांट। क्या कर रहे हैं, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट। किस लिए कर रहे हैं? टू क्रिएट वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज बनाने के लिए, जो क्या करेगी, विच इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगी, उसके हमारा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसको बचा के रखना चाहिए, जो अभी तक मैंने बोला इन्वायरमेंट स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए। याद आ रहा है? जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, खारापन हो, इन सबको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए, इसके अगेंस्ट हमारे पैथोजन और पेस्ट से बच के रह पाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नहीं है ना? तो अब इसके अंदर हम बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज लेंगे, अलग अलग स्पीशीज की, हम क्या कर लेंगे, उसके सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट अलील होंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मोप्लाज्म कलेक्शन। क्या बोलते हैं, जर्मोप्लाज्म कलेक्शन, यानी डिफरेंट डिफरेंट सीड, डिफरेंट डिफरेंट अलील के हमने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। हमने भी बहुत सारे सीड्स इकट्ठे कर लिए, जर्म प्लाज्म जो है हमने वो इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, मैं अब वो कुछ दो उठाने वाली हूँ। ठीक है, समझे बात? यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इवेल्युएट करना शुरू करेंगे। तो जो सेलेक्ट किए ना प्लांट, उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी और हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में मैं उनको काम में लेने वाली हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर हम उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाने वाला है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट्स। अब क्या करेंगे, जो मैंने प्लांट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए ना, उसका मैं क्या करवाऊंगी, क्रॉस करवाऊंगी। तो अब जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे कौन सी क्वालिटी ली थी, जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन ले लिया था, एक हाई क्वालिटी प्रोटीन ले लिया मैंने एक। ठीक है, एक पेरेंट बहुत अच्छा प्रोटीन दे रहा है, दूसरा पेरेंट क्या दे रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है या फिर डिजीज से रेजिस्टेंस दे रहा है। समझ पड़ रहा है बात? यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवाना। अब हमारा फोर्थ है
बेटा जो है सिलेक्शन ऑफ एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे डिजायर कैरेक्टर वाले हैं वो हमें मिल चुके हैं। इसके अंदर हम साइंटिफिक तरीके से हम देखेंगे कि यार जो पेरेंट्स है वो हमारे को सही मिले थे, हमारे को रिजल्ट अच्छा आ चुका है, हाँ कि ना। यस मैम। इसके अंदर हम देखेंगे वो सच में सुपीरियर वाले हैं कि नहीं है। अब इनको हम सेल्फ पॉलिनेट भी करवाते हैं। लेट से मेरे को यहाँ पे सुपीरियर एक बच्चा मिल गया, मैंने आपको बोला एक अच्छा बच्चा मिला है, गंदा बच्चा मिला है, तो मैं अच्छे वाले को पकड़ूंगी। अब जो अच्छा वाला है उसके अंदर मैं कंटिन्यूसली क्या करवाऊंगी, सेल्फ पॉलिनेशन। याद हो तो मैंने आपको मेंडल में बताया था सेल्फ पॉलिनेट कराने से क्या होता है, वही कैरेक्टर सीट रिपीट होके उनकी हैबिट बन जाता है और वो आगे जाके प्योर लाइन बन जाता है। बताया था मैंने आपको 5th चैप्टर में। यस मैम। तो आप क्या करेंगे, अच्छे वाले बच्चे का सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे और वो आगे जाके प्योर लाइन बन जाएंगे। तो वो आगे जाके क्या बन जाएंगे, होमोजाइगस फॉर्म में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। यस मैम। है ना। अब 5th स्टेप और जो फाइनल स्टेप बचता है वो हमारा ये होता है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो मेरे को ये होमोजाइगस स्पीशीज मिली है, जो प्योरलाइन स्पीशीज मिली है, मैं उनको इवैल्यूएट भी करूंगी, उनकी क्वालिटी चेक करूंगी, सच में मेरे को जैसे ये क्वालिटी चाहिए थी आई कि नहीं आई, मुझे ये क्वालिटी चाहिए थी डिजीज वाली, ये सच में आई भी है कि नहीं आई है। अगर ये आ गई है तो मैं इसको मार्केट में रिलीज कर दूंगी। सॉर्टेड। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। तो बेटा ये आपका यहाँ तक ना कंप्लीट हो चुका है पूरा।